Hello everyone, welcome back again to Progress, right? This is Nikhil Sawhney, Faculty of Logical Reasoning. So जैसा हमने कल डिस्कस किया था, राइट? कुछ अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग के जो हमारा एलआर का फर्स्ट सेशन था जिसमें हमने यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कुछ चैप्टर के बारे में जाना, राइट? और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज यहाँ पर हम जानने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, राइट? और बहुत ही बहुत शानदार टॉपिक है ये। और हर एक आईपी मैट या आईपीएम या फिर बीबी एंट्रेंस सभी में आपको देखने को मिलेगा, राइट? और रोहतक में तो अच्छा खासा वेटेज भी इसका रहता है। सो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और उस चैप्टर का नाम है दैट इज डेटा अरेंजमेंट, राइट? यहाँ पर इस डेटा अरेंजमेंट से मेरा मतलब ये है कि हम सिटिंग अरेंजमेंट की भी बात कर रहे हैं और डेटा अरेंजमेंट का ऑल टाइप, राइट? हम इस पूरे को यहाँ पर कवर करके बात कर रहे हैं और ये अच्छा खासा वेटेज रखता है डेटा अरेंजमेंट। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे हम रोहतक की बात करें जो एक पैटर्न यहाँ पर पूछता है कि अगर वो एक सेट यहाँ पर आपको दे रहा है तो उस सेट में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। इस टाइप के डेटा अरेंजमेंट बहुत पूछे जाते हैं रोहतक की बात करें तो, राइट? बहुत मेथड भी होती है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड चैप्टर है। सो विदाउट एनी डिले आज का फर्स्ट सेट। और इस सेट में यहां पर ये बोल रहा है दैट इज कि 8 पर्सन है आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। तो यहां पर हमने 2, 4, 6, 8 बना दिया फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो वो सभी के सभी 8 पर्सन तो हैं, वो कहाँ दिख रहे हैं? सेंटर में दिख रहे हैं और उन्हीं का ऑर्डर हमें यहाँ पर बताना है, राइट? यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि जी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। तो ये बी है हमारा। और यहाँ पर अगर एरो देना चाहो तो आप एरो दे सकते हो कि ऑल आर फेसिंग सेंटर, ठीक है? और ये जो जी है वो सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी का राइट ये, फर्स्ट सेकंड यहां पर कौन आएगा? जी आएगा। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी और डी। मतलब जो बी है वो किस किस का नेबर नहीं है? सी और डी का। मतलब यहां पर सी डी दोनों के दोनों नहीं आने वाले हैं। इसके बाद ए इज सिटिंग अपोजिट बी। ए जो है वो बी के अपोजिट में है एंड एडजेसेंट टू एफ। मतलब ए और एफ एक साथ आएंगे। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो पॉइंट मेरा यहाँ पर बन नहीं पा रहा, मैं एज अ इंडिकेटर बना के रख रहा हूँ। इट मीन्स हमें ये क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन रीड नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर, राइट? तो ए और एफ एक साथ बनाएंगे। एफ इज अपोजिट टू एच, तो जो एफ होगा वो अपोजिट होगा किसके? एच के। फिर आगे बोला है कि डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट में हमें किसे बनाना है? डी को। अब हमारा सी डी यहाँ नहीं है ना? हम सी की बात कर लेते हैं क्योंकि सी के इमीडिएट लेफ्ट में हमें डी बनाना है, राइट? अगर मैं यहां पर सी बनाऊंगा तो सी का इमीडिएट लेफ्ट ये होगा जो कि ऑलरेडी जी ने ऑक्यूपाई कर रखा है। मतलब सी यहां नहीं आएगा, सी यहां नहीं आ सकता, सी यहां नहीं आ सकता। अगर मैंने सी यहां बनाया तो सी का लेफ्ट ये होगा और वहां हमें डी बनाना है, बल्कि ऑलरेडी यहाँ पर ए है। तो बस एक ही कंडीशन बचती है कि यहाँ पर हम सी बना सकते हैं और सी के लेफ्ट में यहाँ पर ये क्या है? डी। और ए और एफ एक दूसरे के नेबर हैं, तो यहाँ ए का एक नेबर डी है तो दूसरा क्या होगा? एफ। और एफ के अपोजिट में कौन आएगा? एच, राइट? क्या पूछा है? हु इज सिटिंग अपोजिट टू ई। और यहाँ पर कौन आएगा? 1 पर्सन रिमेनिंग है तो ई। ये तो फाइनल। तो ई के अपोजिट में कौन है? दैट इज डी। तो ऑप्शन नंबर सी का आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ऐसे सेट बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं रोहतक में, अगर हम देखें आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है? सेकंड सेट की बात यहाँ पे करेंगे, ओके? और ये जो सेकंड सेट है हमारा डेटा अरेंजमेंट से है कि 4 फ्रेंड्स हैं ए से लेके डी तक, बिलोंग टू 4 डिफरेंट प्लेसेस। तो ए, बी, सी, डी अलग अलग प्लेस से हैं ये। यहाँ पर हम उनका प्लेस लिख सकते हैं। ओके, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर एंड हैव 4 डिफरेंट मोबाइल। और सभी के पास अलग अलग मोबाइल्स हैं। ऑल राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये, ध्यान देना जरा। द पर्सन फ्रॉम दिल्ली हैज एलजी मोबाइल। तो एक पर्सन जो कि कहाँ से है? दिल्ली से है। इसके पास कौन सा मोबाइल है? तो मोबाइल है एलजी। डी बिलोंग्स टू गोवा। तो डी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? सर गोवा से। बी हैज अ सैमसंग मोबाइल। बी के पास कौन सा मोबाइल है? सर यहाँ पर इसके पास
सैमसंग मोबाइल है। HTC is owned by either D और A। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो HTC है वो यहाँ आ सकता है डी के पास, या फिर जो HTC है वो यहाँ आ सकता है। अब हमसे पूछा क्या है कि विच प्लेस इज सी फ्रॉम, मतलब हमें इसका आंसर करना है, राइट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, है ना। और अगर ये मैन एग्जाम में अगर आपके पास आता है तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है ये डिसाइड करने में कि आप इसका आंसर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे समझो इतनी ही इंफॉर्मेशन है, कोई भी हमारे पास पेंडिंग इंफॉर्मेशन फिलहाल तो नहीं है, बस दिल्ली और एलजी, मतलब ये दोनों खाली, ये दोनों खाली। अगर यहाँ पर दिल्ली और एलजी मैंने बना दिया तो एसटीसी यहीं आएगा, लेकिन नॉट नेसेसरली कि यहाँ पर यही आ जाए, है ना। बट अगर मैंने यहाँ पर दिल्ली और एलजी बना दिया तो हो सकता है कि यहाँ पर एसटीसी आ जाए, बिल्कुल। फिर यहाँ पे क्या आएगा वो भी नहीं पता, है ना। दो अलग प्लेसेस हमारे पास बची हैं, क्योंकि मुंबई है, पुणे है, दिल्ली है, गोवा है। तो अगर दिल्ली यहाँ पर आ गया, गोवा यहाँ पर आ गया, ओके, दिल्ली और गोवा डन हो चुका है, तो पुणे और मुंबई अगेन कोई भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग नहीं है। लेकिन अगर हमने यहाँ दिल्ली बना दिया तो फिर नहीं, पॉसिबिलिटी है, कह नहीं सकते कि यही आएगा। तो यहां से अल्टीमेटली ये कंक्लूजन निकलता है कि जो आंसर होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द करेक्ट आंसर। और जब ये फाइनल एग्जाम में देखने को मिलता है तो थोड़ा सा टाइम आप लगा देते हो कि आप इसका आंसर कर सकते हो कि नहीं। सो ऑलवेज फोकस कि आपके पास डेटा क्या गिवन है। ओके, चलो नेक्स्ट सेट की बात करते हैं। और अगला जो हमारा थर्ड सेट है, right? P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting in a circle in such a way that three of them facing center. तो 2, 4, 6 और ये 8, right? ये 8 पर्सन है, और इन 8 में से उन्होंने बोला है कि थ्री ऑफ देम थ्री ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड, तो ये बाहर। बाकी के जो रिमेनिंग है 101% वो फेसिंग सेंटर होंगे, while the rest of them are facing the center। ओके, अब यहां पर क्या होगा, मिक्सअप है, मतलब दोनों डायरेक्शंस वाले यहां पर पर्सन देखने को मिलेंगे। S is second to the left of U। ओके, U के लेफ्ट में जब हम जाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड पर हमें S को बनाना है। अब ये डेफिनेट नहीं था क्योंकि हमें U की डायरेक्शन नहीं पता। और फिर उन्होंने बोला है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ टी हु इज फेसिंग सेंटर, नाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट। ये टी है और ये टी सेंटर में दिख रहा है। उन्होंने क्या बोला था, एस जो है वो सेकंड है यू के, और थर्ड राइट ऑफ टी के, और टी कहाँ दिख रहा है, सेंटर में। तो टी का राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर कौन आएगा, एस आ जाएगा। तो ये यू होगा वो या तो यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ पर आएगा, फिलहाल हमें नहीं पता, आगे देखेंगे फिर इसे। क्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो ये वी है, वी के लेफ्ट में अगर आप जाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन आएगा, दैट इज क्यू। एंड फेसेस आउटसाइड, और ये जो क्यू है ये कहाँ देख रहा है, तो ये आउटसाइड मतलब बाहर देख रहा है। V इज थर्ड लेफ्ट ऑफ P, तो P से लेफ्ट जाओगे फर्स्ट सेकंड तो आपको कौन वहां पर मिल जाएगा, दैट इज V। अब अगर हम एक चीज यहाँ पे फोकस करें, राइट, कि V के लेफ्ट में यहाँ पे जाओगे तो Q है, मतलब, और ये P के लेफ्ट में यहाँ पे V है, मतलब V से 2 प्लेसेस अवे Q है और 2 प्लेसेस अवे P है, मतलब कहीं ना कहीं V एक मिडिल में है। 2 प्लेसेस हियर वी कैन सी Q, 2 प्लेसेस हियर वी कैन सी P, यस और नो। ओके, हु इज नॉट एन इमीडिएट, राइट, ओके, बी इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ पी, उसके बाद है हु मतलब पी, पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी एज वेल एज यू, मतलब यहां पर जो पी है, पी और टी एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे हमें, पी और यू हमें एक साथ देखने को नहीं मिलने वाले, राइट। तो अगर पी टी का नेबर नहीं है तो पी जो है वो यहां तो नहीं आ सकता, ये कंफर्म हो गया। फिर आगे बोला है कि फ्रेंड्स फेसिंग आउटसाइड आर नॉट फेसिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब अगर ये आउटसाइड देख रहा है तो इसके यहाँ पर और यहाँ पर आउटसाइड फेसिंग वाला पर्सन नहीं आएगा। टी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो टी का सेकंड यहाँ होगा। और उन्होंने बोला है कि हु इज फेसिंग आउटसाइड,
मतलब यहाँ पर जो W है वो भी आउटसाइड फेस कर रहा है। तो अगर W यहाँ होगा और ये आउटसाइड फेस करेगा तो W का लेफ्ट ये होगा। और उन्होंने बोला है कि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W, मतलब W यहाँ आएगा, ये आउटसाइड फेस करेगा और यहाँ पर T आ गया। राइट, अब इसके बाद हम इस पॉइंट को पिक करेंगे। ठीक है, कि यही एक हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लग रहा है। ठीक, अगर हम यहाँ पर V बिठा लेंगे, B को यहाँ बिठा लेंगे, तो टू प्लेसेस अबे, दो का गैप, तो 1 2 यहाँ पर P या Q आएगा, 1 2 यहाँ पर P या Q आएगा, कह सकते हैं। तो यहाँ से देखो तो 1 2 3, 1 2 3, ओके। यहाँ से देखो तो 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा V नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर हमारा यहाँ V आएगा तो 1 2, यहाँ पर P या Q कुछ भी आ सकता है, 1 2 3, तो यहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो V यहाँ नहीं आएगा। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि V कहाँ आएगा। अगर मैंने यहाँ पर V को बिठाला तो फिर 1 2 3 एक पर्सन यहाँ आएगा, 1 2 3 एक पर्सन यहाँ आएगा, और वो दोनों पर्सन कौन है? Q या P। राइट, तो वो दोनों के दोनों T के नेबर होंगे, लेकिन या तो यहाँ होगा P या तो यहाँ होगा, और हमें पता है P तो नहीं हो सकता। इट मीन्स T का नेबर, यहाँ से हमें इसे हटाना पड़ेगा, और हम कह सकते हैं कि V यहाँ पर नहीं आएगा। राइट, टोटल 8 में से 3 ऑलरेडी बुक्ड है और ये 2 हो चुका, तो 1 2 3 कंडीशन है V के लिए। अगर मैंने सपोज V को यहाँ बनाया, V को मैंने यहाँ बनाया, तो 1 2 3, ओके, 1 2 3, ओके। और ऑलरेडी वी नो दैट कि टू पर्सन्स जो हैं जो कि आउटसाइड फेस कर रहे हैं, एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। और ये जो क्यू है ये आउटसाइड फेस कर रहा है, तो या तो क्यू यहाँ होगा या तो क्यू यहाँ होगा, और जो कि डब्ल्यू का नेबर नहीं होना चाहिए। तो अगेन ये वाला भी हमारा कैंसिल होता है। इट मीन्स वी कैन नॉट पुट वी हेयर। बात समझ में आई? अब अगर मैं v को यहाँ पुट करूं तो 1 2 3 नॉट पॉसिबल। 1 2 3 ऑलरेडी यहाँ पर बैठा हुआ है कोई ना कोई। राइट, इसका मतलब यहाँ पर भी v नहीं आएगा। बहुत ध्यान से समझना। अब आप देख सकते हो कि v हमारा 1 2 3 4 यहाँ नहीं आ सकता, 3 ऑलरेडी बुक्ड है। इसका मतलब v की प्लेस अब क्लियर हो चुकी है कि v कहाँ आएगा। राइट, तो हमारा v यहीं आएगा। अब अगर v यहाँ आया तो हमें पता है जो बाहर फेस कर रहे हैं, मतलब ये इनसाइड फेस करेगा और ये भी इनसाइड फेस करेगा। डन। अब जैसे ही v इनसाइड फेस करेगा तो b के लेफ्ट थर्ड पर q आएगा, तो v का लेफ्ट यही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर q आएगा। और q कहाँ दिख रहा है सर? ये आउटसाइड दिख रहा है। अब अगर q आउटसाइड दिख रहा है तो s कहाँ दिखेगा सर? इनसाइड, क्योंकि दो आउटसाइड फेसर एडजेसेंट नहीं होंगे। ठीक है। अगर यहाँ क्यू आ गया तो जो V है वो P के लेफ्ट थर्ड पर है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर P होगा। अब अगर P बाहर देखेगा तो P का लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ये होगा नहीं, तो ये इनसाइड देखेगा और P का लेफ्ट ये होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर V आ गया। ये पॉइंट भी सेटिस्फाई, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई। ओके, अब यहाँ पर U बनाना है, तो P जो है वो U का नेबर नहीं है, तो यहाँ पर U आएगा। ओके, और यहाँ पर एक पर्सन बचा है तो R आ जाएगा। हम देख सकते हैं कि 3 पर्सन बाहर देख रहे हैं, तो Q है और W है। ओके, Q W है, तो यहाँ पर तो नहीं आएगा, और ये होगा आउटसाइड फेसर, मतलब R इज फेसिंग आउटसाइड। तो वो 3 पर्सन कौन है? Q R W। नाउ यू कैन आंसर हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। R के लेफ्ट में जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दैट इज Q। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ Q? Q के राइट में जाओ, फर्स्ट सेकंड, दैट इज P। ओके, तो ये दोनों इनके आंसर होंगे। ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन रहता है और थोड़ा सा शॉर्ट टाइप का रहेगा रोहतक की अगर हम बात करें तो। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला सेट है इसके बारे में। ओके, यहाँ पर हम देखें जो नेक्स्ट हमारा सेट है कि ईच ऑफ 6 बॉयज, ए से लेके एफ तक 6 बॉयज की बात कर रहे हैं, हैव डिफरेंट नंबर ऑफ मार्बल्स विथ दैम आएगा। ओके, 6 बॉयज है और सभी के पास अलग अलग मार्बल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। ये हमने कैसे जाना कि हमारा कंपैरिजन बेस्ड अरेंजमेंट है, क्योंकि 6 हैं, सभी के पास अलग अलग नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, और यहाँ पर स्टार्ट होता है कि सी हैज मोर मार्बल्स देन डी। तो सी के पास मार्बल्स ज्यादा हैं डी से, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखना चाह रहे हैं? जिसके पास सबसे ज्यादा मार्बल्स होंगे वो फर्स्ट
फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, और जिसके बाद सबसे कम होंगे वो 6 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, तो सी के पास डी से ज्यादा मार्बल है, डी एंड ऑल्सो ए हैज। ओके, ये भी कंफर्म है कि सी के पास डी से भी ज्यादा है और ए से भी ज्यादा है। कंफर्म करना, सी हैज मोर मार्बल्स देन डी हैज एंड ऑल्सो ए हैज। फिर आगे है कि ई हैज फ्यूअर मार्बल्स देन एफ, मतलब जो ई है वो एफ के नीचे आएगा। ठीक है, बट डज नॉट हैव द लीस्ट, मतलब ई जो है वो लास्ट में नहीं आएगा। मतलब ऑलवेज रिमेंबर, लेफ्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव पॉइंट लिखते हैं। अच्छा, ई यहाँ नहीं आएगा, बाकी ई यहाँ पर आ सकता है। ठीक, जो रियल डेटा होगा वो राइट में बनाएंगे। फिर आगे उन्होंने बोला है लीस्ट द नंबर ऑफ marbles with the C is equal to the number is the sum of the marbles with B और F, मतलब जितने भी मार्बल्स सी के पास हैं वो उनका जो टोटल है वो बी के पास जितने हैं और एफ के पास जितने हैं इनको टोटल करने से मिल जाएगा। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि जो सी की वैल्यू है, मतलब सी के पास जो मार्बल है वो बी एफ से भी ज्यादा है ना। और एफ जो है वो ई से ऊपर है। नाउ वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 पर्सन, मतलब सी के नीचे 5 पर्सन होने ही चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं सर? 6। तो 1 2 3 4 5, तो सी कहाँ आएगा सर? सी फर्स्ट में आएगा। क्लियर है? A has less number of marble than at least one person। तो यहां से हम देखें तो A यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि A के पास इतने तो मार्बल हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 1 पर्सन तो है जिससे कम है। ठीक, तो अगेन ऑलरेडी हमारा जब सी पुट हो चुका है तो इस पॉइंट की ऐसे हमें अब जरूरत नहीं है। B has fewer marbles than D, तो B के पास जो मार्बल है वो D से कम है। तो D के नीचे B आएगा, F के नीचे E आएगा, है ना। ओके, D who has, मतलब D has more marbles than F, तो D जो है वो F से ज्यादा है। D के पास जो है वो F से ज्यादा है। अब आगे देखो, D does not have the second highest number of marble, D के पास सेकंड हाईएस्ट नहीं है। अब D के नीचे कौन चाहिए सर? D के नीचे हमें ये दो चाहिए, F और E यहाँ नहीं होना चाहिए। तो E, F और D कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि D यहाँ नहीं आएगा। तो D अगर यहाँ आएगा तो D के नीचे F आएगा और F के नीचे E है और E सबसे लीस्ट में नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये डन हो जाता है। ठीक, और डी के नीचे बी है तो यहां पर हम बी को बना देंगे। राइट, तो यहां पर कौन बचा सर? ए बचा, तो ए यहां पर आ जाएगा। कोई पॉइंट रिमेनिंग था क्या? सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्बल बट हैज 23, डी डज नॉट हैव द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्बल बट हैज 23, तो डी के पास नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं? 23 है। ये बनेगा इनका फाइनल अरेंजमेंट, सी ए डी एफ ई और बी। सो सी के पास कितने मार्बल हैं? जितने बी और एफ के पास हैं, जो वैल्यू नहीं है। ओके, और एफ एफ जो है वो ई के ऊपर है ना। ई के ऊपर कौन है? एफ के ऊपर कौन है? डी है। बट ये कंटिन्यूस में नहीं थे, हमने बस इसे डिकोड किया है और कुछ नहीं था इसमें। ऑलराइट, बस जो क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर कर सकते हो। हु हैज द थर्ड लीस्ट नंबर ऑफ मार्बल? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, दैट इज एफ, ऑप्शन नंबर बी। इफ ए हैज 33 मार्बल, अगर उन्होंने बोला है ए के पास 33 हैं, then what can be the number of marble with B and F respectively? तो B और F के पास कितने मार्बल हमारे हो सकते हैं? राइट, अगर ये 33 है तो B के पास कितने होंगे? कम होंगे। F के पास कितने होंगे? तो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो 23 से कम आएगी, है ना। और उन्होंने बोला है पहले तो B का बताना है और फिर F का बताना है। ये 23 से कम होगा और ये इसके से भी कम होगा। तो सबसे पहले देखो, ये 24 है, एफ की वैल्यू 24 हो नहीं सकती है, 28 हो नहीं सकती है। राइट, और यहाँ पर बी की वैल्यू एफ से भी कम होना चाहिए, अगेन ये फॉल्स है। तो बी 23 से कम है एफ, और बी की वैल्यू एफ से भी कम है, सो दैट्स वाई डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज ये था हमारा
आज का सेशन दैट इज बेस्ड ऑन डेटा अरेंजमेंट, राइट। इसकी प्रैक्टिस थोड़ी से अच्छे तरीके से करना, क्योंकि इनका वेटेज भी अच्छा होता है और थोड़ा सा ट्रिकी टाइप में भी ये टॉपिक हमारा माना जाता है ना। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है और थोड़ा सा लॉजिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू।